वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कतर। दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इसराइली जारहियत के तनाज़ुर में अमीर कतर, शाही खानदान और कतरी अवाम से इज़हार यकजहती करेंगे। पाकिस्तान ने कतर का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया और देता रहेगा। मुलाकात में इसराइल के खत्ते के मुख्तलिफ ममालिक पर बिला जवाज़ हमलों और मुसलसल जारहियत के साथ खत्ते में अमन के क़याम के लिए मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से बांग्लादेश के मुशीर मजहबी अमूर डॉक्टर AFM खालिद हुसैन की मुलाकात। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की जल्द बहाली पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का बाहमी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर जोर। बांग्लादेशी मुशीर ने चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का ख़त वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाया। ख़त में पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इज़हार ताज़ियत और इमदाद की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र को दौरा पाकिस्तान की दावत का इआदा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 अलग अलग कार्रवाइयाँ। फितना खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 19 खारिज जहन्नुम वासिल। ज़िला मेमन के इलाके ग्लोनो में 14 भारतीय सरपरस्ती वाले खारिज हलाक किए गए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में भी 4 खारिज मारे गए। बन्नू में झड़प के दौरान एक खारिज वासिल जहन्नुम। दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। पाक फौज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत की मोमंत शिमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में फितरतुल ख़वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पाक फौज फितरतुल ख़वारिज और फितरतुल हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मसरूफ़ अमल है। पूरी कौम दिफ़ाए वतन के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म में अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहदा अरब अमारात की नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के चेयरमैन की मुलाकात। इंसदाद मनशियात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और UAE के दरमियान इंसदाद मनशियात के हवाले से ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान मनशियात के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। मोहसिन नकवी। विफाकी काबीना का सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मौसमियाती और ज़रई इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म चारों सूबों के वज़राए आला और मुतल्लिका हुक्काम पर मुश्तमिल इजलास की जल्द सदारत करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मुज़िर असरात से मज़ीद नुकसानात में कमी के हवाले से मुस्तक़बिल के लाएअमल पर मुशावरत होगी। विफाकी काबीना का मुल्की सरहदों के मुहाफ़िज़ मुसल्लह अफ़वाज और क़याम अमन के लिए अजीम कुर्बानियाँ देने वाले शहदा और उनके अहल खानों को खिराज तहसीन। कीमती जानों के ज़िया और अमलाक को नुकसान पहुँचने पर अमीर कतर, शाही खानदान और कतर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार। PDM में पंजाब ने सैलाब से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। दरियाए रावी, सतलज और चनाब में सैलाब से 4,500 से ज़ायद मोज़ाजात मुतासर हुए। मजमूई तौर पर 42,87,000 से ज़ायद लोग मुतासर हुए। 22,62,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। सैलाबी पानी की वजह से अब तक 79 शहरी जाम बहक हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों में 396 रिलीफ कैंप्स, 490 मेडिकल कैंप्स और 412 वेटनरी कैंप्स कायम किए गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का वज़रा समेत रात गए जलालपुर पीरवाला के नवाही बलोच वह बंद का दौरा। बस्ती बहाना के करीब बंद का शिकाफ पुर करने का जायजा लिया। बंद का शिकाफ जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर आबपाशी काज़िम पीरज़ादा की ब्रीफिंग। जलालपुर पीरवाला बड़े सानहे से बाल बाल बच गया। जलालपुर पीरवाला कायदे मिल्लत स्कूल के करीब रेस्क्यू की कश्ती उलट गई। कश्ती में बच्चों समेत 25 सैलाब मुतासरीन और रेस्क्यू एहलकार सवार थे। कश्ती में सवार तमाम अफराद को फौरी तौर पर बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। पाक आर्मी सिविल इंतजामिया के साथ दिन रात सैलाब मुतासरीन की मदद और खिदमत पेश। पंजाब के मुख्तलिफ सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज और रेंजर्स एहलकारों का रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज।
कुसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहिब में इमदादी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी। मुतासरीन के लिए इमदादी सामान, राशन समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तक़सीम। मेडिकल कैंप्स में मुफ्त तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 77वीं बरसी आज मुल्क भर में इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की वलवला अंगेज़ क़यादत में बर सग़ीर के मुसलमानों की कोशिशों से पाकिस्तान मार्से वजूद में आया। कायद ने बर सग़ीर के मुसलमानों को एक नस्बुल ऐन दिया। दो कौमी नज़रिया आज भी दुरुस्त, भारत में अक़लियतों के हालात इसका सबूत। कायद के रहनुमा उसूल, इत्तेहाद, ईमान, तंजीम ही पाकिस्तान को खुशहाल बना सकते हैं। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का कायद आज़म की बरसी पर पैगाम। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सूबाई अरकान असम्बली के हमरा मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी की। कायद आज़म के विजन पर चलते हुए पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। पाकिस्तान की बका और तरक्की कायद के उसूलों पर चलने में है। पाकिस्तान में इस वक्त शदीद सैलाब की सूरत हाल है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी तरजीह लोगों की जानें बचाना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज तेजी जारी। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,57,648 की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। SIFC और SECP की कोशिशों की बदौलत सरमायाकारी और कारोबारी वुसअत का नया दौर। अगस्त 2025 में SECP के तहत 3,278 नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनियों की मजमूई तादाद 2,65,587 हो गई। SECP की जानिब से 37 नए लाइसेंस का इजरा। गैर मुल्की सरमायाकारी में मुस्बत रुझान। 78 नई कंपनियों को आलमी सरमायाकारों का एतमाद हासिल। रेनला खुर्द रेलवे स्टेशन के करीब बाल बरदार रेलगाड़ियों के दरमियान तसादुम, मुताबिद बोगियां रेलवे ट्रैक से नीचे उलट गईं। असिस्टेंट ड्राइवर जाम हक, 2 अफराद जख्मी। लाहौर से रिलीफ ट्रेन जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का हादसे का नोटिस। हादसे की इंक्वायरी 3 रोज़ में मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें खत्म कर दी। बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। हमास पर इसराइली हमले से यरगमालियों का मुस्तकबिल तारीख हो गया है। इसराइली बयानात गैर जिम्मेदाराना और सदाकत से आरी ख्यालात के सिवा कुछ नहीं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। गजा पर काबिज इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी जारी। 70 से जायद फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा में एक और बुलंद रहायशी इमारत पर फजाई हमला। भूख से निडाल मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। मगरबी किनारे में सहूनी आबादकारों के फलस्तीनियों पर हमले, घरों, गाड़ियों और अमलाक को निशाना बनाया। यमन के दारुल हुकूमत सनआ पर भी सहूनी फौज की बमबारी में 35 अफराद जाम बहक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली कर्क कातिलाना हमले में हलाक। चार्ली कर्क को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में तकरीर के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया। चार्ली कर्क गर्दन में गोली लगने के बाद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। अमेरिकी नौजवानों के ख्यालात चार्ली कर्क से बेहतर कोई नहीं समझ सका। चार्ली कर्क मुझ समेत तमाम लोगों के पसंदीदा थे। अमेरिकी सदर ट्रंप। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दहशत गर्दों के हमले को 24 साल गुजर गए। इन हमलों को 9/11 हमलों के नाम से याद किया जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर लम्हों में जमी बोस 3000 के करीब अफराद जाम बहक हुए थे। जंग सितंबर 1965 का 11वां रोज। भारतीय फौज को शिकस्त देने के बाद पाक अफवाज के हौसले और अज़्म मज़ीद बुलंद। पाकिस्तानी अफवाज के यके बाद दीगरे कामयाब हमलों से
بھارتی افواج کے سینئر افسران کے قدم ڈگمگا گئے۔ گمسان کی جنگ کے بعد بھارتی فوج کو بھاری نقصان، سیالکوٹ سیکٹر میں 36 بھارتی ٹینک تباہ۔ پاک فضائیہ نے ہلواڑہ کے مقام پر مگ جہازوں کی فارمیشن کو مکمل طور پر تباہ، جبکہ 2 مزید بھارتی بمبار جہازوں کو مغربی بنگال باغ ڈوگرا ایئر بیس پر تباہ کیا۔ T20 ایشیا کپ ابوظہبی میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کے تیسرے میچ میں بنگلہ دیش کی ٹیم ہانگ کانگ سے ٹکرائے گی۔ میچ شام 7:30 بجے سے PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ دبئی میں T20 ایشیا کپ کا دوسرا میچ بھارت نے متحدہ عرب امارات کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ متحدہ عرب امارات 13.1 اوورز میں 57 رنز بنا کر آؤٹ۔ کلدیپ یادو کی 4 اور شیوم دوبے کی 3 وکٹیں۔ بھارت نے ہدف 4.3 اوورز میں 1 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ T20 ایشیا کپ پاکستان اپنا پہلا میچ کل عمان کے خلاف کھیلے گا۔ دبئی میں شیڈول میچ رات 7:30 بجے شروع ہوگا اور PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ قومی اسکواڈ کی ICC اکیڈمی میں پریکٹس، کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ میں اپنی صلاحیتیں نکھارنے پر بھرپور توجہ۔ اور 21 مراحل پر مشتمل سائیکلنگ گرینڈ ٹور والٹا اسپانا 17واں مرحلہ اطالوی سائیکلسٹ ولیویو پیلزاری کے نام رہا۔ پیلزاری نے 143.2 کلومیٹر کا مقررہ فاصلہ 3 گھنٹے اور 37 منٹ میں طے کیا۔ ڈنمارک کی جانس ونگیگارڈ مجموعی برتری میں اضافہ کرنے میں کامیاب کرا۔ Recibiendo el saludo también de mano de esto es felicidades para la clasificación general de la Vuelta 2025. Jonas Vingegaard. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلیٹن میں۔ آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں حمیرہ رانا۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان، اور خبروں کی تفصیل کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ خبروں کی تفصیل کے لیے ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ درست ہر وقت بر وقت۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، متحد ہو کر رہیے، صرف اسی طریقے سے آپ پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین سلطنت بنا سکتے ہیں۔ خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف قطر پر اسرائیلی جارحیت کے تناظر میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی شاہی خاندان اور عوام سے یکجہتی کے لیے ایک روزہ دورے پر دوحہ روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات کریں گے اور دوحہ پر اسرائیل کی بلا جواز جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کی ساری خلاف ورزی پر امیر قطر اور قطر کے عوام سے اظہار یکجہتی کریں گے۔
ملاقات میں اسرائیل کے خطے کے مختلف ممالک پر بلا جواز حملوں اور مسلسل جارحیت کے ساتھ خطے میں امن کے قیام کے لیے مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ قطر کی سلامتی خود مختاری کے غیر متزلزل عزم اور مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا مظہر ہے۔ قطر اور پاکستان کے درمیان مشترکہ عقیدے اور اقدار پر مبنی دیرینہ تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان ہر مشکل میں قطر کے ساتھ رہے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بنگلہ دیش کے مشیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر AFM خالد حسین نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو طرفہ تعلقات مشترکہ تاریخی، ثقافتی روابط اور گہری وابستگیوں پر مبنی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے مزید فروغ کی ضرورت ہے۔ نیو یارک اور قاہرہ میں ہونے والی ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کی دور اندیش قیادت اور غربت کے خاتمے میں ان کے کردار کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش کو سراہا۔ ڈاکٹر حسین نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان برادرانہ تعلقات تاریخی روابط اور مشترکہ عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کا ایک خط بھی وزیر اعظم کے حوالے کیا، جس میں پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر تعزیت کا اظہار اور امداد کی پیشکش کی گئی۔ وزیر اعظم نے چیف ایڈوائزر کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت کا اعادہ کیا، جبکہ بنگلہ دیشی مشیر نے بھی وزیر اعظم کو بنگلہ دیش کے دورے کی دعوت دی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 9 اور 10 ستمبر کو 3 الگ الگ کارروائیاں کی ہیں، جن میں 19 بھارتی حمایت یافتہ خارج کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ مومن کے علاقے گلونوں میں آپریشن میں 14 خوارج مارے گئے۔ شمالی وزیرستان کے دتا خیل میں 4 اور بنوں میں جھڑپ کے دوران ایک خوارج واصل جہنم ہوا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارود بھی برآمد کیا گیا۔ پاک فوج کا کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مومن، شمالی وزیرستان اور بنوں میں فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا۔ وزیر اعظم نے آپریشن میں 19 خارجیوں کو جہنم رسید کرنے پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے افرید کے مکمل خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان فتنہ الخارج اور فتنۃ الہندوستان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ دفاع وطن کے غیر متزلزل عزم میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے خیبر پختونخوا میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلح افواج کی جرت اور پیشہ ورانہ صلاحیت قوم کا تحفظ کر رہی ہے۔ پاکستان بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کی سلامتی اور کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ دہشت گردی کے خلاف کامیابی اور مؤثر حکمت عملی کے لیے قومی یکجہتی ناگزیر دی ڈپلومیٹ۔ کامیابی کا انحصار تمام اختلافات سے بالاتر ہو کر قومی اتحاد میں مضمر ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی وفاق سے مختلف پالیسی دہشت گردی کے خاتمے میں بڑا چیلنج۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے PTV نیوز کے کنٹرولر نیوز سے رانا شہزاد السلام ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی رانا شہزاد، مزید کیا تفصیلات اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا؟ یہ دی ڈپلومیٹ کی ایک بڑی ہی چشم کشا رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی وفاق سے مختلف پالیسی کو دہشت گردی کے خاتمے میں بڑا چیلنج جو ہے قرار دیا گیا ہے۔ دی ڈپلومیٹ کی رپورٹ کے مطابق افواج پاکستان نے آپریشن ضرب عزم اور رد الفساد جیسے کامیاب فوجی آپریشنز کیے۔ گزشتہ دور حکومت میں فتنہ خوارج سے مذاکرات اور واپسی کی غلط پالیسی نے دہشت گردوں کو حوصلہ دیا۔ پاکستان کی اسناد دہشت گردی کے خلاف کوششیں سیاسی اختلافات سے متاثر ہو رہی ہیں۔
دی ڈپلومیٹ کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت وفاقی پالیسیوں سے ہٹ کر الگ راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت کی متضاد حکمت عملی نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اب بھی مذاکرات اور محدود کارروائیوں پر زور دے رہی ہے۔ افغان حکومت نے سینکڑوں فتنہ خارج کے حمایتیوں کو حکومتی ڈھانچے میں شامل کر لیا ہے۔ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے فتنہ خارج کے خاتمے کے لیے افغان حکومت کے اقدامات کو غیر سنجیدہ قرار دیا ہے۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی پر بھی وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت میں اختلافات ہیں۔ وفاق کا موقف ہے کہ غیر قانونی مہاجرین دہشت گردوں کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دہشت گرد بدامنی اور سیاسی اختلافات سے ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وفاق کی ہدایات کو نظر انداز کرنا خیبر پختونخوا کو شدت پسند لہر سے نہیں بچا سکتا۔ جی حمیرہ رانا۔ جی بہت شکریہ رانا شہزاد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ڈپلومیٹ کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، جس کا یہی کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مؤثر حکمت عملی کے ذریعے ہی اس کے خلاف نپٹا جا سکتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے متحدہ عرب امارات کے نیشنل اینٹی نارکوٹکس اتھارٹی کے چیئرمین شیخ زید بن حماد بن حمد النہیان نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں انسداد منشیات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور UAE کے درمیان انسداد منشیات کے حوالے سے تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ انسداد منشیات میں تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کی جانب سے DGANF میجر جنرل عبد المعید اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے بریگیڈیئر طاہر غریب نمائندہ خصوصی مقرر کر دیے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے متحدہ عرب امارات میں نیشنل اینٹی نارکوٹکس اتھارٹی کے قیام کو سراہتے ہوئے شیخ زید بن حماد بن حمد النہیان کو نیشنل اینٹی نارکوٹکس اتھارٹی کا پہلا چیئرمین بننے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں نیشنل اینٹی نارکوٹکس اتھارٹی کے قیام سے دونوں ممالک کے مابین انسداد منشیات کے شعبے میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے شیخ زید بن حماد بن حمد النہیان کو انسداد منشیات میں اشتراک کار کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ پاکستان منشیات کے خلاف جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مکروہ کاروبار سے منسلک عناصر سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں منشیات اسمگل کرنے میں ملوث 400 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور 5 ٹن منشیات پکڑی ہے۔ یہ کامیابی مشترکہ کاوشوں اور معلومات کے بروقت تبادلے سے ہی ممکن ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ کچھ عرصہ سنتھیٹک ڈرگز کی اسمگلنگ میں اضافہ ہوا ہے، ملوث مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات کی نیشنل اینٹی نارکوٹکس اتھارٹی کے چیئرمین شیخ زید بن حماد بن حمد النہیان نے کہا کہ انسداد منشیات کے ضمن میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انسداد منشیات کے حوالے سے باہمی تعاون کو مضبوط تر بنانا ہے تاکہ ہم آئندہ نسلوں کو بہتر مستقبل فراہم کر سکیں۔ وفاقی کابینہ نے ملک میں زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ جری سپوتوں کی بے مثال قربانیوں کی تضحیک میں ملوث عناصر کا مکمل خاتمہ کرنا ہے۔ مریم ملک کی رپورٹ۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب کے چیلنج پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری ہیں۔ تقریباً 1000 کے لگ بھگ پاکستانی سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں، ہزاروں زخمی ہوئے ہیں، ہزاروں ایکڑ پنجاب میں زمین جو ہے وہ فصلیں زیر آب ہیں۔ اس کی باقاعدہ ایک اسسمنٹ ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اسپیشل میٹنگ میں بھی اس کو انشاءاللہ لے کے آئیں گے۔ حالیہ دورہ چین کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دورہ انتہائی کامیاب رہا۔ دونوں ملکوں کے نجی شعبے کے درمیان سب سے بڑی B2B کانفرنس میں $8.5 ارب کے سمجھوتے ہوئے CPEC 2 کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ CPEC 2.0 کے جو پلرز ہیں، ایگریکلچر، B2B انویسٹمنٹس، اسپیشل اکنامک زونز، مائنز اینڈ منرلز اور KKH کا انہوں نے فائنینشیل ماڈل جو ہے اس کا بھی انہوں نے بتا دیا۔ 85% چین کی انویسٹمنٹ ہوگی اور 15% پاکستان کی ہوگی۔ 26 سپٹمبر کو ایسن اقبال تشریف لے جائیں گے اور وہاں پر CPEC 2.0 کا باقاعدہ انشاءاللہ
ऐलान होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मादनियात के शोबे में अमरीकी कंपनियों के साथ होने वाले समझौतों को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान तमाम मुल्कों के साथ बराबरी की बुनियाद पर मजबूत और दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। पाक फौज के दलेर अफसर शहीद मेजर अदनान असलम को खराज अकीदत पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के जवानों को सलाम पेश करते हैं। मुल्क की सरहदों की दिफा और दहशतगर्दों की बेखुनी में इनकी कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। जो लोग आज इस मुल्क के अंदर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो लोग इस मुल्क के अंदर आज इन कुर्बानियों की जिस तरह तज़दीक कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी मैं समझता हूँ कि जितनी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए वो नाकाफ़ी है। हमारा आज ये फ़र्ज़ अव्वली है, मिली फ़र्ज़ है, सियासी फ़र्ज़ है, कौमी फ़र्ज़ है कि हम इस फितने की मुकम्मल तौर पर इसकी बेखनी करें, चाहे वो अपना पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, चाहे मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, इनकी शनाख्त करें, इनको सिंगल आउट करें, उनको कॉल आउट करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कतर पर इसराइल के हालिया हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम मुश्किल की इस घड़ी में कतर के अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने इसराइल के फ़लस्तीन पर जारी हमलों को इंसानियत सोच करार देते हुए कहा कि ऐसी बर्बरियत की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। PTI में पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया रावी, सतलुज और चिनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल से सूबे के 4500 से ज़ायद मौज़ाजात मुतासर हुए हैं। दरिया चिनाब में 2315, दरिया सतलुज में 666 और दरिया रावी में 1495 मौज़ाजात सैलाब की ज़द में आए। मजमूई तौर पर 42,87,000 से ज़्यादा लोग मुतासर हुए, जिनमें से 22,62,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा इलाकों में 396 रिलीफ कैंप्स, 490 मेडिकल कैंप्स और 412 वेटनरी कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां इंसानी और जानवरों दोनों को ज़रूरी इमदाद फराहम की जा रही है। सैलाबी पानी की वजह से अब तक 79 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुतासरीन के नुकसानात का अज़ाला यकीनी बनाया जाएगा। जलालपुर पीरवाला बड़े सानहे से बाल बाल बच गया। जलालपुर पीरवाला कायदे मिल्लत स्कूल के करीब रेस्क्यू की कश्ती उलट गई। कश्ती में बच्चों समेत 25 सैलाब मुतासरीन और रेस्क्यू एहलकार सवार थे। कश्ती में सवार तमाम अफराद को फौरी तौर पर बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब ने सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना सिकंदर हयात और पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़ियाउल्लाह शाह के हमरा जलालपुर पीरवाला में गिलानी एक्सप्रेस वे का दौरा किया। नवाही गाँव 86M के करीब गिलानी एक्सप्रेस वे में शिगाफ का जायज़ा लिया। सीनियर सूबाई वज़ीर ने बलोच व बंद पर शिगाफ को पुर करने का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर आपाशी कासिम पीरसादा और सेक्रेटरी आपाशी ने ब्रीफिंग दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने बंद का शिगाफ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब की सूरत हाल से मुअस्सर अंदाज में निपटा और रोज़ाना इंतज़ामिया से मीटिंग करके मुतासरीन की ज़रूरियात मालूम कर रही हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि अब तक 22 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए इमदाद की फराहमी भी जारी है। उन्होंने निजी कश्तियों के ज़ायद किरायों पर वज़ीर आला की जानिब से नोटिस लेने और उन्हें सरकारी निगरानी में चलाने का ऐलान भी किया। उस्मा बुखारी ने कहा कि जलालपुर पीरवाला और अलीपुर में सूरत हाल संगीन है, ताहम जलालपुर शहर को बचा लिया गया है। खानेवाल में महकमा खुराक के तमाम अमले को गफलत पर मुअत्तल कर दिया गया है। पाक फौज और सिविल इंतजामिया पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में दिन रात रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। कुसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहिब में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जहाँ पाक फौज ने कश्तियों से मुतासरा खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, ज़रूरी राशन, कपड़े और तिब्बी सहूलियात फराहम की। अवाम भी पाक फौज की इन इंसानी खिदमात को ज़बरदस्त सराह रही है, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में अपने हम वतनों के शाना बशाना खड़ी है।
मॉनसून बारिशों में कमी के बायस दरियाओं के बहाव में नुमाया कमी आई है। बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला रुक चुका है। PTM में पंजाब के मुताबिक दरिया सतलज गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसेक है, जबकि दरियाए चनाब मराला के मकाम पर पानी का बहाव 50,000 क्यूसेक तक आ गया है और दरियाए रावी जस्टा के मकाम पर पानी का बहाव 23,000 क्यूसेक तक आ चुका है। दरियाए चनाब खानकी हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 92,000 क्यूसेक है। कादराबाद पर 54,000 क्यूसेक, हेड तरीबू पर 1,78,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, जो कि कम हो रहा है। पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव 6,60,000 क्यूसेक है और ये बहाव बढ़ रहा है। दरियाए रावी शाहदरा पर 41,000 क्यूसेक पानी बह रहा है और ये बतदरीज कम हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुतालिका महकमे अलर्ट है और शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। दरियाए सतलज में आने वाले सैलाब से ज़िला बहावलपुर शदीद मुतासर हुआ है, जिसके नतीजे में लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मुतासरीन की मदद जारी है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक और DPO मोहम्मद हसन इकबाल ने अहमदपुर शर्किया के इलाके बेला झलन में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। कमिश्नर बहावलपुर मसरत जबीन ने फ्लड बंद और मोटरवे लिंक रोड शमसाबाद का मुआयना किया और कहा कि झांगड़ा शर्की में बंद को मजबूत बनाया जा रहा है ताकि आइंदा आबादियों को महफूज रखा जा सके। इंतज़ामिया ने अवाम से अपील की है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल होने में ताउन करें। दरिया सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सतह में इजाफा जारी है, जिसके बायस सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी है। मज़ीद तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहराज अली डारी, जो इस वक्त सक्खर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, दरिया सिंध के तीनों बैराजों में इस वक्त भी जो है सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और गुड्डू बैराज पर जो है 5,02,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त गुजर रहा है। दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे और मुसलसल जो 5 से 6 दिन है यहाँ पे यही सूरत हाल है कि पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2-3 दिन पहले जो बारिशें हुई हैं पूरे सिंध में मुख्तलिफ अजला में, उससे भी पानी में इजाफा हुआ है, क्योंकि दरियाए सिंध में जितनी भी बारिशों का पानी है वो भी इंडस रिवर में दाखिल होता है। इस वक्त बैराजों की सूरत हाल ये है कि सक्खर और कोटली के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि गुड्डू बैराज पे जो है दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कच्चे के इलाके तकरीबन जो हैं यहाँ पे ज़ेर आब हैं। मैं आपको 7 से लेके कोटड़ी डाउन स्ट्रीम से लेके सक्खर, शिकारपुर, घोटकी, लाड़काना, टंडो मोहम्मद खान, नवाब शाह और जो लाड़काना के दूसरे जो इलाके हैं करीबी, जहाँ पे बंदों के करीब पानी जो शदीद वहाँ पे दबाव में था, वहाँ से लोग जो हैं महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। मुख्तलिफ मकामात पर 800 से ज़ायद रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए थे सैलाब मुतासरीन के लिए, लेकिन ज़्यादातर अफराद जो हैं वो इस वक्त भी जो हैं पक्के के इलाके हैं वहाँ पे अपने रिश्तेदारों, अजीज़ व अकारब के पास मौजूद हैं, वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। लेकिन टेंट्स में और जो कैंप्स में वहाँ पे बहुत कम तादाद है लोगों की वो यहाँ पे आई है। बरसात के बाद की सूरत हाल में आपको बताऊं कि सैलाबी सूरत हाल में इजाफा बरसात की वजह से भी हुआ, क्योंकि मुसलसल 2 दिन जो शदीद बारिशें हुई थी जिसमें तमाम अजला सिंध के शामिल थे, वहाँ पे बारिशें हुई। अब बारिशें तो थम गई हैं लेकिन सैलाबी सूरत हाल बैराजों में बरकरार है। गुड्डू बैराज पर 5,02,00,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त भी गुजर रहा है। ज़्यादा पानी सक्खर में आमद हो रही है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और सक्खर बैराज पे भी 4,40,000 के करीब जो है सैलाबी रेला इस वक्त गुजर रहा है। सिंध हुकूमत ने, NDMA ने, PNDMA ने तमाम इक़दामात किए हैं। और यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की 77वीं बरसी आज मुल्क भर में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत में बर सग़ीर के मुसलमानों की कोशिशों से पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। कायदे आज़म ने बर सग़ीर के मुसलमानों को एक अलग नस्ब-उल-ऐन दिया। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया की तारीख़ के वो अजीम रहनुमा हैं जिन्होंने इंतहाई नामुसाइद हालात में अपनी सियासी बसीरत और कायदाना सलाहियतों को बुरवेकार लाते हुए बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल किया। आज का दिन इस बात का मुतकाज़ी है कि हम बहसियत कौम कायदे आज़म की मुदब्बिराना सियासी रहनुमाई, नज़रियाती उसूल और ईमान, इत्तेहाद और यकीन महकम के तहत निज़ाम रियासत चलाने का तजदीद अहद करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि क़याम पाकिस्तान तारीख़ में इसलिए भी मुनफरिद और नुमायाँ हैसियत रखता है क्योंकि दुनिया के नक्शे में पहली इस्लामी नज़रियाती रियासत है।
कायद-ए-आज़म की सियासी मीरास में ही पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और फलाह व बहबूद का राज पिन्हा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों तक कायद-ए-आज़म की तालीमात और रहनुमाई पहुँचाना भी हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल करने और इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए पूरी कौम की इज्तिमाई काविश करना होगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी के मौके पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि आज पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि अजीम रहनुमा ने गैर मामूली बसीरत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और उसूली क़यादत से तारीख़ का धारा बदल दिया। सदर ममलकत ने कहा कि कायद-ए-आज़म ने एक कौम को उसकी शनाख्त, इज़्ज़त और आज़ादी से जीने का हक़ दिलवाया। एक इस्लामी रियासत जो इंसाफ, मसावत, रवादारी और जमहूरियत की बुनियाद पर कायम हो। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज भारत में अक़लियतों, ख़ुसूसन मुसलमानों के साथ RSS के ज़ेर असर हुकूमत के सलूक ने एक बार फिर इस हकीकत को आश्कार कर दिया है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का पेश करदा दो कौमी नज़रिया बिल्कुल दुरुस्त था। आइए आज के दिन इस अज़्म का इरादा करें कि हम उस पाकिस्तान की तामीर करेंगे जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म ने देखा। हमें एक ऐसा मुल्क बनाना है जहाँ कोई भी पीछे ना रह जाए, जहाँ हमारे नौजवानों के लिए मौक़े हों, ख़वातीन बाइख्तियार हों और अक़लियतों को मुकम्मल इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की 77वीं बरसी के मौके पर सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने सूबाई काबीना के अरकान के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिह ख़्वानी की। वज़ीर आला सिंध ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज करते हुए बरे सग़ीर के अजीम रहनुमा को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हमें चाहिए कि कायद-ए-आज़म के विजन पर अमल पैरा होकर मुल्क को सही मानों में फलाही इस्लामी ममलिकत बनाएं और कायद-ए-आज़म के सुनहरी उसूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियों से लोग शदीद मुतासिर हुए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से मुतासरीन सैलाब के लिए मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कैंप लगाए गए हैं। इस मौके पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अहल खाना, DG रेंजर्स, पाक बहरिया, पाक आर्मी और पाक फ़ज़ाई की जानिब से मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा ख़्वानी की गई। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की जानिब से मज़ार पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा ख़्वानी की गई। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का सिलसिला जारी है और 100 इंडेक्स इस वक्त 400 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,57,390 पर ट्रेड कर रहा है। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,57,816 पर पहुँचा। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसी सरमायाकारों का एतमाद मजबूत कर रही हैं और कैपिटल मार्केट में न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सरमायाकार भी सरमायाकारी कर रहे हैं। गुज़िश्ता 9 रोज़ के दौरान स्टॉक मार्केट में 10,400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जो कि सरमायाकारों की PSX में दिलचस्पी का मुँह बोलता सबूत है। SIFC की मौसर हिकमत अमली से पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े और सरमायाकारी में नुमायां वसअत हो रही है। अगस्त 2025 में SECP के तहत 3,278 नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनियों की मजमूई तादाद 2,65,587 हो गई। अगस्त में 7.74 अरब रुपए का सरमाया रिकॉर्ड हुआ। SECP की जानिब से 37 नए लाइसेंस का इजरा किया गया। गैर मुल्की सरमायाकारी में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। 78 नई कंपनियों को आलमी सरमायाकारों का एतमाद हासिल हुआ। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने रेनाला खुर्द स्टेशन के करीब माल बरदार गाड़ी के हादसे का नोटिस लेते हुए हादसे की इंक्वायरी 3 रोज़ में मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा दिलवाकर कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर रेलवे ने मालगाड़ी के असिस्टेंट ड्राइवर इम्तियाज़ के जाँ बहक होने पर भी दिली अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि इंसानी जान का कोई भी नेमुल बदल नहीं है, वो किसी मुसाफिर की हो या मुलाजिम की। उन्होंने कहा कि लाहौर से रिलीफ ट्रेन जाए हादसा पर इमदादी कामों में मसरूफ़ है। और ढाका यूनिवर्सिटी इंतखाबात में 1971 की जंग में पाकिस्तान हामी पार्टी इस्लामी छात्रा शब्बीर की शानदार कामयाबी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते इश्तराक ने भारत के मनफी एजेंडे को ज़मींदोज़ कर दिया। मारूफ बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक इस्लामी छात्रा शब्बीर ने ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन के इम्तहानात में तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। नायब सदर जनरल सेक्रेटरी और असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी पर यूनाइटेड स्टूडेंट्स अलायंस के
उम्मीदवार फातेह करार पाए। 15 साल शेख हसीना के दौरे इक़्तिदार में इस्लामी छात्रा शब्बीर पर खुलेआम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद थी। 78% से ज़्यादा तलबा ने वोट डालकर इंतखाबी अमल में भरपूर शमूलियत इख्तियार की। नताइज ने वाज़ेह कर दिया कि बांग्लादेशी तलबा पाकिस्तान दोस्त बयानियों को तक़वियत दे रहे हैं। चीफ रिटर्निंग ऑफिसर प्रोफेसर मोहम्मद नशमुद्दीन ने इंतखाबी अमल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ढाका यूनिवर्सिटी इंतखाबात शानदार मॉडल है। उम्मीद है कि दीगर जामियात भी इसकी पैरवी करेंगी। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-थानी ने कहा है कि इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। हमास पर इसराइली हमले से यरगमालियों का मुस्तकबिल तारीख हो गया है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली बयानात गैर ज़िम्मेदाराना और सदाकत से आरी ख़यालात के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि कतर न सिर्फ अपनी सालिसी की जिम्मेदारी पर नज़रसानी कर रहा है बल्कि मुल्क में हमास के मुस्तकबिल के हवाले से भी नई पॉलिसी मुरतब कर रहा है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के इस इक़दाम ने मसले के हल और किसी भी मुआहदे तक पहुँचने के तमाम इम्कानात तबाह कर दिए हैं। इस सिलसिले में जारी कोशिशों को सबूताज करने की पूरी जिम्मेदारी इजराइल पर आयद होती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नेतन्याहू अमन के किसी भी मौके को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका, बरतानिया और कनाडा के अरकान पार्लियामेंट समेत दुनिया भर से बड़ी तादाद में लोगों ने दोहा पर इसराइली फ़ज़ाई हमले की शदीद मज़म्मत की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए उन्होंने इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा किया है। बरतानी पार्लियामेंट के रुकन जेरी कॉर्बिन ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि खुद मुख्तार रियासत कतर पर इसराइली हमले से वाज़ेह हो गया है कि इसराइल फ़लस्तीनियों का कत्लेआम और नस्लकुशी रोकने का कोई इरादा नहीं रखता। अमरीकी सेनेटर हार्नी सैंडर्स ने इसराइली हुकूमत को इंतहा पसंद करार देते हुए कहा कि यह हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुकी है। और अभी आपको आगाह करते हैं गज़ा की सूरत हाल से, जहाँ पर गज़ा पर काबिज इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी जारी है। हमलों में 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक गज़ा में एक और बुलंद रहायशी इमारत पर फ़ज़ाई हमला किया गया जिसमें मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। भूख से निढाल मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद फाका कशी से इंतकाल करने वालों की तादाद 404 हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां इजलास न्यूयॉर्क में शुरू हो गया है, जिसमें तमाम 193 रुकन ममालिक के सफ़ीर और नुमाइंदे शरीक हैं। इजलास के सदर ने अपने इफ्तिताही खिताब में दुनिया भर के करोड़ों अफराद को दरपेश संगीन हालात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रुकन ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा को 21वीं सदी के तकाज़ों से हम आहंग बनाना होगा और इस्लाहात को आगे बढ़ाते हुए गुज़श्ता साल मंजूर शुदा पैकेट फॉर द फ्यूचर पर अमल दरामद करना होगा। इससे पहले सुबकदोश होने वाले सदर फ्लेमिंग योंग ने 79वें इजलास का अख्ताम करते हुए इंसानी हुकूक, छोटे हथियारों पर काबू, पायदार तरक्की और बच्चों की मुशक्क़त जैसे मौज़ूआत पर इक़दामात को उजागर किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली कर्क कातिलाना हमले में हलाक हो गए। चार्ली कर्क को अमेरिकी रियासत यूटाह में उस वक्त फायरिंग का निशाना बनाया गया जब वो यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में तकरीर कर रहे थे। चार्ली कर्क को करीबी एक इमारत से निशाना बनाया गया। चार्ली कर्क को गर्दन में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, तहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। रियाद में सऊदी मजलिस शूरा काउंसिल के सालाना इजलास से खिताब करते हुए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि हम खित्ते में इसराइली हमलों को मुस्तरद और उनकी भरपूर मसम्मत करते हैं, जिनमें बिरादर मुल्क कतर पर हमला किया गया। हालिया हमलों भी शामिल हैं। हम बिरादर मुल्क कतर के साथ हैं और उसकी जानिब से उठाए जाने वाले हर इक़दाम में उसके साथ हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशत के तौर पर दुनिया के सामने आया है। ममलकत की तरक्की और खुशहाली के लिए पॉलिसियों को मुरतब किया जा रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कवायद ज़वाबित में तरमीम की मंजूरी को सूबे की पार्लिमानी तारीख में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। इस सिलसिले में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें गवर्नर फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने शिरकत की। तफसील साजिद अख्तर से। तकरीब से खिताब करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कवायद की मंजूरी को जमहूरी अक़दार के फ़रोग़ और इदाराजाती कारकर्दगी को बेहतर बनाने की तरफ बड़ा कदम करार दिया और वज़ीर आला और स्पीकर को मुबारकबाद दी। 1973 को मुर्तब किए गए जाने वाले रूस की तारीखी हैसियत गवर्नर हाउस और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बामी ताल्लुक़ को उजागर करती है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास गवर्नर की जानिब से तलब और मुलतवी किए जाते हैं और अवाम से मंजूरी होने वाले कवानीन बिलाखिर गवर्नर की मंजूरी के बाद नाफिज होते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 37 बरस बाद होने वाली ये तरामीम दौर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक हैं और इनसे पार्लिमानी निज़ाम मज़ीद मुस्तहकम होगा। रूल्स ऑफ बिजनेस असम्बली के उनमें एक बड़े तवील अरसा जो काम शुरू था 2008 से और उनमें अमेंडमेंट्स की गई हैं और ये जो इस्लाहात हैं मैं आप सबको और पूरे सूबे की अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि इन इस्लाहात से असम्बली की कार्रवाई में जो बेहतरी आएगी तो उसका जो फ़ायदा है वो पूरे सूबे की अवाम को होगा। उनका कहना था कि कानून साजी ही असम्बली का असल मकसद है और अवामी नुमाइंदों को ज़ाती मुफाद के बजाय कौमी मुफाद को तरजीह देनी चाहिए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि ये दिन ऐवान के लिए तारीखी हैसियत रखता है। उन्होंने बताया कि अब ऐवान में उर्दू, अंग्रेजी और पश्तो के साथ साथ हिंदको और सराय की ज़ुबानों को भी शामिल कर लिया गया है। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने अपोजिशन के 43 अरकान समेत तमाम इदारों के तावन पर शुक्रिया अदा किया। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। आलमी तजारती तंजीम WTO में पाकिस्तान के सफ़ीर अली सरफराज हुसैन ने कहा है कि चीन के सदर शी जिनपिंग की तरफ से पेश करदा ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव बैनुल-अक़वामी निज़ाम पर बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए एक मौसर फ्रेमवर्क पेश करता है। मज़ीद तफसील जानिए शराज दुरानी से। चीन के शहर शियामन में होने वाले सरमायाकारी और तिजारती बैनुल-अक़वामी मेले के मौके पर गुफ्तगू करते हुए अली सरफराज हुसैन ने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव आलमी निज़ाम पर दबाव बढ़ाने में मुअस्सर प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम ग्लोबल साउथ में सलाहियतों को उजागर करने और मुअस्सर नुमाइंदगी में अहम किरदार अदा करेगा। I think the global south is going to play a very critical and important role. What was missing was this stress of the international system that we've seen over the years, which has been manifesting itself very slowly, and we have seen it getting worse. The Global Governance Initiative provides a very useful framework to address some of those stresses. सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि 1995 में साउथ साउथ तिजारत का हजम तकरीबन $60 अरब था। 2023 में इसमें 10 गुना इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर यह आलमी तिजारत का तकरीबन 25% है। शुरका को बताया गया कि आलमी GDP का 40% ग्लोबल साउथ में है, जो जाहिर करता है कि जनूबी ममालिक के माबैन न सिर्फ ताउन बढ़ रहा है बल्कि मजीद मरबूत भी हो रहा है। 82% of the global population is in global south. Roughly 40% of the GDP is in global south. So what it reflects is, the south-south cooperation is increasing, the level of trade is increasing, they're getting more integrated, the supply chains are getting integrated, and they're more engaged in global trade. But if we start looking at the future, look at the demographic profile, just one number. If you look at global south, and if you look at the population which is under the age of 15, it is roughly about 35%. कॉन्फ्रेंस के शुरका में इस बात पर इत्तफाक पाया गया कि ग्लोबल साउथ के ममालिक में तिजारती ताउन बढ़ाने की मजीद गुंजाइश मौजूद है। इस मकसद के हसूल के लिए ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जैसे इक़दाम की ज़रूरत है ताकि गवर्नेंस के निज़ाम पर दबाव को मजीद कम किया जा सके। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, शहर कायद कराची में मतला साफ और धूप निकली हुई है, जबकि गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिशों से नशेबी इलाकों में जमा होने वाले पानी को शहरी इंतज़ामिया की मदद से नकास किया गया है। आज सुबह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मज़ीद तफसील जानते हैं जीशान अहमद खान से। जी जीशान, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، شہر قائل میں شدید برسات برسانے والا جو مونسون کا سپیل تھا وہ شہر سے دور جا چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی سے 60 کلومیٹر دور جو شدید ڈپریشن تھا جس کے باعث شدید بارشیں کراچی میں ہوئی تھیں گزشتہ روز، وہ اب ہوا کے کم دباؤ میں تبدیل ہو کر بلوچستان کی جانب جو ہے وہ جا چکا ہے، جس کے باعث جو ہے اب شدید بارشوں کا سلسلہ جو وہ تھم گیا ہے۔ تاہم اب بھی کہیں کچھ علاقوں میں ہلکی بوندا باندی صبح کے اوقات میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 سے 31 ڈگری تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 92% ریکارڈ کیا گیا ہے اور ہوائیں مغرب کی جانب سے 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں اور بارشیں آج اور کل کے دن میں متوقع نہیں ہیں، جبکہ گزشتہ روز ہونے والی بارشوں کے باعث جو نصیبی علاقے زیر آب آ گئے تھے تو KMC کے عملے کی مدد کی جانب سے ان میں نکاسی آب کا کام مکمل کر لیے گئے۔ بہت سی شاہراہیں اب تک کھل چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ملیر ندی اور لیاری ندی میں جو طغیانی ہوئی تھی اس کا جو پانی ہے اس میں بھی کمی آ گئی ہے اور تمام پانی جو ہے وہ سمندر کی جانب سمندر میں ڈلنا شروع ہو گیا ہے، جس کے بعد جو ہے ملیر ندی اور لیاری ندی کے اندر بھی جو پانی کی سطح کافی کم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ شہر کی سڑکوں پہ شاہراہوں پہ جو پانی کھڑا تھا جہاں پہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہاں پہ بھی جو شہری انتظامیہ کا عملہ جو مستعدی سے کام کر رہا ہے اور نکاسی آپ کے کام کا مکمل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ندی نالوں کی صفائی کا بھی عمل بھی جاری ہے، جس کے باعث جو ہے شہر میں کہیں پانی اس وقت کھڑا نہیں ہے اور معاملات زندگی روز کی طرح رواں دواں ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بعد از دوپہر کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سندھ اور بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ بعض مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو نوکنڈی میں 43، دالبندین میں 42 اور چلاس میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے حوالے سے۔ T20 ایشیا کپ میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا جس میں بنگلہ دیش کا مقابلہ ہانگ کانگ سے ہوگا۔ ابوظہبی میں ہونے والے مقابلہ شام 7:30 بجے شروع ہوگا اور PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں اب تک T20 فارمیٹ میں ایک مرتبہ آمنے سامنے ہوئیں جس میں ہانگ کانگ نے 2 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ T20 ایشیا کپ کے دوسرے میچ میں بھارت نے متحدہ عرب امارات کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ میچ PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا گیا۔ دبئی میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ متحدہ عرب امارات کی ٹیم 13.1 اوورز میں 57 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اوپنر علی شان شرفو اور محمد وسیم کے علاوہ کوئی بھی بلے باز ڈبل فگرز تک نہیں پہنچ پایا۔ علی شان شرفو نے 22 اور محمد وسیم نے 19 رن سکور کیے۔ بھارت کی جانب سے کلدیپ یادو نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ شیوم دوبے نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں بھارت نے 58 رنز کا ہدف 4.3 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا۔ اوپنرز ابھیشیک شرما نے 3 رنز بنائے، انہوں نے 3 چھکے اور 2 چوکے لگائے، جبکہ شبمن گل نے 20 اور سوریا کمار یادو نے 7 رنز بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ آف سائڈ پلیئر. Another shot. Look at this shot. Beautiful. Couple of things about his batting. Down leg side. Look. T20 ایشیا کپ میں پاکستان اپنا پہلا میچ کل عمان کے خلاف کھیلے گا۔ دبئی میں شیڈیول میچ رات 7:30 بجے شروع ہوگا اور PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ میچ کی تیاری کے لیے قومی اسکواڈ نے ICC اکیڈمی میں پریکٹس کی۔ کھلاڑیوں نے کوچز کی زیر نگرانی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ میں اپنی صلاحیتیں نکھارنے پر بھرپور توجہ دی۔ قومی ٹیم آج آرام کرے گی۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ریڈ بال کرکٹرز کا تربیتی کیمپ جاری ہے۔ لاہور میں جاری کیمپ کے دوسرے روز کھلاڑیوں نے فیلڈنگ اور نیٹ سیشنز میں حصہ لیا۔
عبوری ریڈ بال ہیڈ کوچ اظہر محمود اور اکیڈمی کے کوچز کھلاڑیوں کی سکلز پر کام کر رہے ہیں۔ بابر اعظم، عبداللہ شفیق، علی رضا، اذان اویس اور کامران غلام کیمپ میں شامل ہیں۔ محمد علی، محمد حریرہ، محمد سلمان اور روہیل نذیر، ساجد خان، شامل حسین بھی کیمپ کا حصہ ہیں۔ تربیتی کیمپ 28 ستمبر تک جاری رہے گا۔ جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان پر کل لاہور پہنچ رہی ہے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز اور ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے قومی خواتین ٹیم کے تربیتی کیمپ کا آج آخری روز ہے۔ کیمپ میں کرکٹرز ہیڈ کوچ محمد وسیم کی زیر نگرانی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ میں اپنی صلاحیتیں نکھارنے پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچز کی ون ڈے سیریز 16 ستمبر سے لاہور میں کھیلی جائے گی۔ ویمنز ورلڈ کپ 30 ستمبر سے بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ قومی خواتین ٹیم اپنے تمام میچز کولمبو میں کھیلیں گی۔ جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو پہلے T20 میچ میں ڈکورتھ اینڈ لوئس میتھڈ کے تحت 14 رن سے ہرا کر 3 میچز کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل کر لی ہے۔ کارڈف میں بارش سے متاثرہ میچ میں جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 7.5 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 97 رنز بنائے۔ کپتان ایڈم مرکرم نے 28 رنز بنائے، جبکہ ڈوین فریرا نے 11 گیندوں پر 25 رنز ناٹ آؤٹ کی اننگ کھیلی۔ انگلینڈ کی جانب سے لوئک ووڈ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ڈکورتھ اینڈ لوئس میتھڈ کے تحت میزبان انگلش ٹیم کو 5 اوورز میں 69 رنز کا ہدف ملا، تاہم وہ 5 وکٹوں کے نقصان پر 54 رنز ہی بنا سکی۔ وکٹ کیپر بیٹر جوز بٹلر 25 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے کاربن بوش اور مارکو جینسن نے 2 وکٹیں حاصل کی، جبکہ ڈوین فریرا پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ اطالوی سائیکلسٹ پیلزاری نے وولٹا آیا اسپانا سائیکل ریس کا 17واں مرحلہ جیت لیا۔ ڈنمارک کے جونس وینگیگارڈ مجموعی برتری میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ 21 مراحل پر مشتمل ریس کا 17واں مرحلہ 143.2 کلومیٹر پر محیط تھا۔ 21 سالہ پیلزاری فنش لائن سے 3.5 کلومیٹر قبل اپنی رفتار بڑھائی اور پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پیلزاری نے مقررہ فاصلہ 3 گھنٹے اور 37 منٹ میں طے کیا۔ برطانیہ کے ٹام پیڈکاک 16 سیکنڈ کے فرق سے دوسرے نمبر پر رہے۔ آسٹریلیا کے جے ہنڈلی نے پوڈیم مکمل کیا، جبکہ ریس لیڈر جونس وینگیگارڈ نے اپنی مجموعی برتری میں 2 سیکنڈ کا اضافہ کیا۔ 17 مراحل کے اختتام پر وینگیگارڈ کو نزدیک ترین حریف پرتگال کے جواؤ المیڈا پر 50 سیکنڈ کی سبقت حاصل ہے۔ سپورٹس ڈیسک سے فی الوقت اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ شفیق، اور ایک بریک لیتے ہیں جس کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔